हेलो मिस्टर रिजवान। हाय मिस्टर कामरान। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। एंड हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस आजकल फ़िज़िक्स पे ज़ोर रखा हुआ है क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो मैंने सोचा आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए जो सिर्फ क्लास 9, क्लास 10 बल्कि क्लास 11 के बच्चों को भी टिल द एंड ऑफ द एग्ज़ाम उनको समझ ही नहीं आती कि करना क्या है। यार असल में वो बात यह है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं और जो क्लास 9th में भी एप्लीकेबल होती हैं, क्लास 10th में भी और क्लास 11th में भी एप्लीकेबल होती हैं। तो अगर उन्हें हम शुरू ही से इन बच्चों को एक्सप्लेन कर दें और उन्हें ये बता दें तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक चीज़ और जो है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि जब भी न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं और उनका आंसर लिखना है तो उनके एंड पे आंसर के साथ क्या लिखना है? यूनिट लिखना है। बिकॉज जिंदा रहने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यूनिट्स आर ऑक्सीजन ऑफ फिजिक्स मार्क्स। सो अगर आप यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एक नंबर ज़रूर करता है पूरे एक क्वेश्चन में अगर आपने यूनिट नहीं लिखा। यार मैं तो इस तरह करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज एक क्वेश्चन में 3 न्यूमेरिकल्स हैं और बच्चे ने तीनों न्यूमेरिकल्स के आंसर में यूनिट नहीं लिखे तो मैं तो उसके 3 नंबर काट देता हूँ। हाँ तो बस बात ठीक है ना। अगर 3 डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं तो 3 प्लेंटी तो उसको पढ़नी चाहिए और ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो हमेशा लातों से मानते। ब्रम ब्रम। चलें जी, आज का जो टॉपिक लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी यूनिट 1 की, उसमें हमने देखा था जी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, उनकी कितनी टाइप्स थी? उनके फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स थे, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फिर उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स। हाँ याद आया बिल्कुल। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी थी? स्केलर क्वांटिटीज़ जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैंने कभी नहीं ये सुना कि इस वक्त जो सा 30 डिग्री हुआ ईस्ट की डायरेक्शन में। भाई ये क्या बात हुई? ऐसे तो नहीं होता ना। फोर्स अप्लाई करता हूँ तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स, क्योंकि आपने मुझे जो उनसे देखो पुश किया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब आज का जो टॉपिक है स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, तो आंसर क्या आएगा? 6 किलोग्राम। 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम। अच्छा मेरा मैथ ठीक नहीं है। 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम होता है आपके पास 5 किलोग्राम। अच्छा, 10 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स क्या? 80 सेकेंड्स। 80 सेकेंड्स। यार इन्हें कोई आके मैथ तो करवाए भाई। मैं ठीक है, मैं एक मैथ के टीचर जो उनसे ट्यूशन लूँगा, वो देखना तो सही। 10 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड होता है 30 सेकेंड। मैं तो आपका मैथ आजमा रहा था कि आपको आता भी है कि नहीं आता। अच्छा, अब एक और चीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स की तरह कभी भी ऐड अप नहीं कर सकते, क्या रीज़न है? वेक्टर क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को कभी भी हम स्केलर की तरह ऐड अप नहीं करेंगे। अब पेपर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेथड 1 से भी उन वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2 से भी, मेथड 3 से भी, और उसके बाद जो बड़ा क्रिटिकल मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड। हाँ, उसके तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों के कटते भी उसी क्वेश्चंस में। यार रीज़न असल में ये है ना कि वो एक्सप्लेनेशन जब बंदा करता है तो उसको ज़रा प्रॉपरली तरीके से ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो फिर बच्चों को वो समझ आ जाएगा। और ये O लेवल 1, O लेवल 2, O लेवल 3, 9, 10th, 11 तीनों ग्रेड्स के बच्चों के लिए ये बड़ी इफेक्टिव चीज़ होगी। लेकिन इसमें ये है ना कि बच्चे भी फिर उस तरह प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो करेंगे, जब ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद ज़रूर करेंगे। सो मेथड नंबर 1, 2 फोर्सेस आर गिवन, एक है 3 न्यूटन और एक 5 न्यूटन। अच्छा ठीक है, इन दोनों फोर्सेस। ओके, अब उसने कहा कि आपने ये बताना है कि 3 न्यूटन और 5 न्यूटन की फोर्स में से कौन सा ऐसा आंसर है जो इनका रिजल्टेंट या इनका ओवरऑल आंसर नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल आंसर फॉर दीज 2 फोर्सेस। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि इसके लिए टेक्निक क्या अप्लाई की जाए। अगर 5 न्यूटन और 3 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो आंसर आएगा उसका 8 न्यूटन। सो यहाँ पे लिख दें जी 5 + 3। सो टेक्निक ये है कि इन्हें हम आपस में पहले क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं। सो 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होगा कि इन दोनों फोर्सेस को आप माइनस कर दो। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। जब ऑपोजिट होंगे, जैसे मैं ऑपोजिट हूँ और ये ऑपोजिट है, सो हम दोनों ऑपोजिट हैं तो दोनों को माइनस करेंगे, और अगर आमने सामने होंगे तो दोनों को
ऐड करेंगे। अरे वाह, चले जी आगे चलते हैं। So 5 minus 3 is equals to 2 Newton. ओके ठीक है। अब इसमें आपने ये देखना है कि आपके पास मिनिमम रेंज कितनी है, 2 न्यूटन, और मैक्सिमम 8 Newton. तो ये जो आपके पास ऑप्शंस गिवन है, इनमें से आपने देखना कि कौन सी ऑप्शन इसमें गिवन नहीं, कोई इस रेंज में नहीं आती। अगर आप ये कंसीडर करो 3.5 तो वो 2 और 8 न्यूटन की रेंज में आएगी। बिल्कुल। 5.0 न्यूटन वो भी 2 और 8 की रेंज में आएगी। 4.0 न्यूटन वो भी इस रेंज में आएगी। सो अब सिर्फ एक ही फोर्स बचती है, और वो कौन सी फोर्स है? 0.5 Newton. So this answer is not a possible answer for these two forces to be added. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा जी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1। So ये समझ आ गया जी कैसे करना है कि पहले इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड अप कर लेते हैं फॉर द सेम डायरेक्शन, फिर इन दोनों फोर्सेस को माइनस कर देंगे फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट आ गई, देख लेंगे कि कौन सा आंसर उस लिमिट में आता है और कौन सा नहीं आता। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ 30 न्यूटन एंड 50 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। सो अब उसके अंदर हमने बताना है कि विच इज नॉट द पॉसिबल आंसर। तो इसके लिए भी मैं सेम यही टेक्निक यूज़ करूंगा, मैं ऐड अप कर दूंगा 50 न्यूटन और 30 न्यूटन। 50 प्लस 30 क्या होता है भाई? 80 न्यूटन। अब मेरा मैथ ठीक हो गया है। एंड 50 माइनस 30 क्या होता है? 50 माइनस 30 10 20 30 20 न्यूटन होता है। ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस जगह पे मैं 50 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन। ओके देन 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब क्या करेंगे, अब देख लेंगे कि कौन सा आंसर इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑब्वियसली स्ट्रेट वे क्वेश्चन नंबर 1 से आपने ये टेक्निक सीखी। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा आंसर इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करता? इस रेंज में 10 न्यूटन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम फोर्स भी कैलकुलेट करें तो वो 80 न्यूटन, और मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करें तो वो है 20 न्यूटन। सो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी 10 न्यूटन एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी 30 न्यूटन भी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 50 भी 70 भी, वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के इन बिटवीन कितना एंगल के बने। अच्छा जी, अब सेकंड मेथड आपके पास आ रहा है जी कि जो टेक्निक नंबर 1 थी उसमें यहाँ तो आपके पास फोर्सेस की टेक्निक थी, हम जो यूज़ कर रहे थे पैरेलल और एंटी पैरेलल, बट व्हाट अबाउट अगर पैरेलल का मतलब ऑपोजिट भी आप कह सकते हैं। ऑपोजिट, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी टेक्निक में क्वेश्चन है कि उन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल गिवन है आपके पास 90 डिग्री। ये सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, ये देखा होगा। ये सिंबल क्रिकेट में नजर आता है ना, वो थर्ड अंपायर कहता है हाँ जी, ये वाला सिंबल, ये नहीं, ये वाला सिंबल, ये देखो ये ठीक है। सो अब यहाँ पे आपके पास दो फोर्सेस गिवन है, एक गिवन है 12 न्यूटन और दूसरी फोर्स गिवन है 9 न्यूटन अलोंग विद द वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस के दरमियान कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री। अच्छा, एरो साइन यहाँ पे इनके जो उनसे वो डाल दें जी यहाँ पे आप। अच्छा जी, शुक्रिया जी। अच्छा जी, थैंक यू जी। अच्छा बल्ले बल्ले जी, चलें जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है जी पाइथागोरस थ्योरम जी। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा अपनी प्यारी सी हैंड राइटिंग में। ना भाई, आप ना ही करना तो अच्छे बच्चे भाग जाएंगे। वैल्यू 9 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सो 81 प्लस 144 ओके। कितना होगा? 4 + 1 आ जाएगा जी 5। 225। मैंने रट्टा लगाया हुआ। इसको भी मैथ नहीं आता। और 225 का मतलब क्या है? 25 15 न्यूटन। ओह माय गॉड। अच्छा, वो 625 का होता है, 625 का होता है 25। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा सही मैं तो अपना सही करूंगा। अगले क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, वो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया जो नेक्स्ट तो क्वेश्चन। फिर देख ले, इसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक वैल्यू को आप b सजेस्ट कर लें, दूसरी को C कर आप लें, वो सपोज कर लें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2, अगेन एरोज विल बी देयर। सो 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, टू फोर्सेस आर देयर। अब कौन मुझे इसका ओरल आंसर बताएगा? मैं बताऊं? Oral बताओ भाई। मैं बताता हूँ। अच्छा जी, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 25 5 न्यूटन। Oh yes. So
A is equal to 4 square plus 3 square is equal to 16 plus 9 is equals to 25 is equals to 5 न्यूटन. सो इसके रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? 5 न्यूटन. 5 न्यूटन आएगी. सो हमें डायरेक्शन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि ये होता है 1 मार्क का क्वेश्चन इन MCQs पेपर. सो उसने ऑप्शंस दी होंगी आपके पास डिफरेंट. तो इसकी बेस्ट टेक्निक ये है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और इस क्वेश्चन को चलता करें. नहीं तो ये आपको चलता चलें अब आप चलते हुए इधर आए जी नेक्स्ट पे. ओके जी, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है, इसका थर्ड मेथड है वेक्टर्स को एड अप करने का, वो है हेड टू टेल रूल. अब मैं टेल तो नहीं ना दिखा सकता, पॉसिबल नहीं है ना. हेड दिखा सकते हैं जो हमारे डबल हेड है. हाँ, डबल हेड इतना बड़ा माशाल्लाह हेड है कि आप देख के परेशान हो जाएंगे कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है. अजीब चीज़ है भाई. ये फिज़िक्स पढ़ाने का ना एक तरीका, एक मैथडोलॉजी है. फिज़िक्स इस तरह खुश्क होके ड्राई होके नहीं पढ़ाई जा सकती कि बस यूँ बोर्ड की तरह आए और पढ़ाना शुरू कर दिया. भाई फिज़िक्स में रंग भरने पड़ते हैं. रंग भरेंगे तो फिज़िक्स रंग बिरंगी होगी. रंग नहीं भरेंगे तो रंग में भंग भर जाएगी. चलें जी अब आप ज़्यादा बातें मत करें, क्वेश्चन सॉल्व करें. अब जब हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर को एक एरो से हम ड्रॉ करते हैं. अब उसके अंदर भी क्या चीज़ आती है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं. एरो वाली साइड को हम क्या कहते हैं? एरो वाली साइड को हेड और दूसरी साइड को क्या कहते हैं? टेल. टेल. तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? हमने रूल अप्लाई करना है हेड टू टेल रूल. इसका मतलब है कि एक वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल से ज्वाइन करना है. ये चीज़ याद रखनी है. ओके, जैसे मेरे पास अगर एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है बिल्कुल. अब मैंने क्या है, इनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली ऐड किया. ये तो गलत होगा. ये तो डबल हेड मिल गए आपस में. ये डबल हेड मिल गए तो ये तो पॉसिबल नहीं है. हेड टू टेल रूल में हमेशा क्या होगा, हेड और नेक्स्ट वेक्टर की आपके पास क्या आनी चाहिए? टेल. ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे ये दूसरा करता हूँ, ये मैंने इस तरह कर दिया और ये इस तरह कर दिया. अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों की आपस में क्या मैच कर गई? दोनों की टेल्स मिल गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल अगेन. क्योंकि रूल हमारा यही हेड टू टेल रूल कहता है कि फर्स्ट वेक्टर का अगर हेड है तो उसके आगे सेकंड वेक्टर की लाजमी क्या आनी चाहिए? टेल आनी चाहिए. दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है रिजल्टेंट नंबर. दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा रिजल्टेंट वेक्टर. अच्छा जी. अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर हमने ड्रॉ करना है. अच्छा एक चीज़, रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है ये पहले ज़रा आप बता दें बच्चों को. होता है उसका इफेक्ट बाकी दोनों वेक्टर्स के सम के इफेक्ट के इक्वल होता है. अच्छा डेली लाइफ से एक मैं एग्जांपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6 चेयर्स पड़ी हैं, उसके ऊपर 6 लोग बैठे हैं, लेकिन अगर आप उसको रिप्लेस कर दो एक बहुत बड़े सोफ़ा सेट से, सिर्फ एक, और उसके ऊपर भी 6 बंदे ही बैठ रहे हैं, तो वो जो एक सिंगल सोफ़ा सेट होगा वो और बाकी 6 चेयर्स का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा. रिजल्टेंट होगा. उसका भी इफेक्ट सेम वही होगा जो उन 6 बंदों का उन 6 चेयर्स के ऊपर था. बिल्कुल. तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से आपके पास एग्जांपल आ गए, बिकॉज ईस्ट और वेस्ट द फिजिक्स इज द बेस्ट. ओके, अब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए रूल ये होता है कि इसके अंदर, अच्छा ये ब्लू मार्कर जरा मुझे दीजिएगा. तो इसके अंदर रूल ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए, वो वहां पे पड़े बेटा. रूल ये होता है इसका कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से हम ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर. तो यहां से मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं. टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से किस तरफ जाएंगे? हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर. सेकंड वेक्टर था. अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर उसने 4 ऑप्शंस दिए हैं. ऑप्शन A B C D. ऑप्शन भी लिख दें जी, A B C D. अच्छा जी, शुक्रिया जी. बिल्कुल जी, ताकि बच्चों को पता चल जाए जी. A आंसर इसका करेक्ट कौन सा है जी? C D. A B C D. ओके, अब उसने ये कहा कि 2 फोर्सेस हैं, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? अब सबसे पहली चीज 3 और 4 न्यूटन क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका क्या फाइंड करेंगे? हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे जी कि क्या ये हेड टू टेल रूल के ऊपर अप्लाई हो रहा है सारा या नहीं हो रहा. उनका जो रिजल्टेंट है वो कितने न्यूटन आता है? तो 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन
3 + 4 कितना आ गया 25 का स्क्वायर रूट और उसका क्या आ गया 5। इसका मतलब है कि सारे ऑप्शंस में क्या आ रहा है 5 5 5 5। तो चारों ऑप्शंस करेक्ट हुए। तो जिस मर्जी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर दें यू विल गेट मार्क्स। लेकिन असल चीज़ तो ये आ रही है ना कि फिर आपने वो रूल अप्लाई किया है या नहीं किया। आपके पास टेल हेड ये सीक्वेंस आपने देखना है कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का ये सीक्वेंस कहाँ पे बन रहा है और कहाँ पे नहीं बन रहा। अच्छा जी, ऑप्शन डी के बारे में क्या ख्याल है? ऑप्शन डी में देखें 4 न्यूटन जा रहा है इस डायरेक्शन में और 3 न्यूटन जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि ये आके फिर दोनों क्या मिल गए आपके हेड मिल गए, दोनों के हेड मिल गए। ये भी हेड था ये भी हेड था, तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट। यहाँ पे आप लिख लो एच ताकि वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए बच्चों को। एच। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ऑप्शन सी में आप देखें जो आपके पास 4 न्यूटन है वो राइट साइड पे जा रही है और जो 3 न्यूटन है वो अपर डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स के वो वेक्टर बन रहे हैं इस तरह। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की क्या आपस में मिल रही है? इन दोनों की टेल्स मिल रही हैं। जब टेल्स मिलेंगी तो हेड एंड टेल रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी भी क्या हो गई हमारे पास हो गई इनवैलिड। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए दोनों करेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये यहाँ पे हेड है, यहाँ पे क्या है टेल, यहाँ पे भी हेड है और यहाँ पे भी क्या है टेल। अब आ गया मसला यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का। तो मैंने क्या बताया था कामरान, रिजल्टेंट वेक्टर में जो पहला वेक्टर है उसकी टेल और जो लास्ट वेक्टर है सेकंड वेक्टर है उसका हेड उस तरफ एरो साइन होना, डायरेक्शन उसकी जो है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ होनी चाहिए। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये फर्स्ट वेक्टर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सा उसका एरो साइन आ रहा है, हेड आ रहा है इस तरफ। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल कि ये इसका रिजल्टेंट हो। सो ओनली द वैलिड ऑप्शन विच वी विल लेफ्ट इज द ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये टेल ये हेड फिर ये टेल फिर ये हेड। इसको मैं और ज़्यादा प्रोमिनेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फर्स्ट वेक्टर की टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड और ये टेल और ये हेड। सो TH डबल एच एंड डबल टी। सो टेल से हेड की तरफ जो सा वो रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा। अच्छा, ये जो ऑप्शन बी आपके पास है, ऑप्शन बी में आप देखें कि एक साइक्लिक एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है। उसे हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ भी कहते हैं। क्लोज पाथ का मतलब है कि जहां से चले वहीं पे, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। अल्लाह ऐसे ना करो। अच्छा चलें, दिल को कुछ होता है। ठीक है, अभी ये सवाल को होता है वो फिर देखते हैं इसको क्या होता है। अच्छा, अब इसका ये जो जब आपके पास एक क्लोज ट्रायंगल बनेगी जिसमें टेल हेड का सीक्वेंस फॉलो होगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? हमेशा ज़ीरो। जैसे डिस्प्लेसमेंट है आपके पास एक क्वांटिटी, आप चले इस पॉइंट से, यहाँ से आप गए ऊपर और फिर वापस आप आ गए इसी पॉइंट पे इस जगह पे। तो जब आप वापस उसी जगह पे आ जाएंगे तो आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। वेरी सिंपल। सो ऑप्शन बी क्लोज्ड पाथ था, इसलिए वो गलत हो गई। तो ये भी बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ जी कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द दिस डायग्राम। तो उन्होंने मेंशन किया होगा ये डायग्राम है जिसमें एक क्लोज ट्रायंगल बनी होगी, तो आप उसका आंसर भी सिलेक्ट करोगे। जीरो रिजल्टेंट। ओके, सो वेक्टर्स को एड अप करने के कितने मेथड्स हैं? 1 2 3 जो बेसिक मेथड्स हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अब जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अगर 2 डिफरेंट वैल्यूज गिवन है तो उन्हें ऐड अप करें और उन्हें जो है वो सब्ट्रैक्ट करें। जो रेंज में आंसर नहीं है वो आपका जो करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद अगर 90 डिग्री का एंगल है तो क्या अप्लाई करते हैं आप? उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे आप प्रोनाउंसिएशन कर दें। ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो है वो कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? वो रूल आप अप्लाई करोगे हेड टू टेल रूल। ओके, अब नेक्स्ट इसका ग्राफिकल मेथड में जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो है राउंडिंग ऑफ डाटा एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वो वाली चीज़ है जो थ्रू आउट इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट पूरी की पूरी फिजिक्स में आपके मार्क्स न्यूमेरिकल्स में हमेशा क्या करवाती रहती है? डिटेक्ट करवा देती है। बच्चों को पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आती कि उन्होंने कितने सिग्निफिकेंट में लिखना है और कितने में नहीं लिखना और डाटा राउंड ऑफ करना है या नहीं करना। तो चलें भी अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डाटा एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।